यार, जब तुम डिलीवरी बॉय की नौकरी करते हो ना और शिफ्ट खत्म होने वाली हो, तो एक ऐसी लाइन है जिसे सुनने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं लगता। अरे अर्जुन, एक मिनट रुकना। एक कस्टमर का फोन है। मेरे कंधे ऐसे नीचे गिर गए जैसे उन पर किसी ने 10 किलो का बोझ रख दिया हो। गुस्सा और थकान दोनों एक साथ चेहरे पे आ गए। मैं काउंटर की तरफ पलटा। मजाक कर रहे हो ना तिवारी जी? मैं बस इतना ही बोल पाया। 8 घंटे की शिफ्ट में फोन उठाने, हिसाब संभालने और आधे शहर में पिज्जा डिलीवर करने के बाद मैंने अभी अभी पूरी दुकान की सफाई में मदद की थी। मैंने शटर का ताला लगाया ही था और घड़ी में पंच आउट करने के लिए अंदर जा रहा था। मेरा दिमाग तो घर पहुंच चुका था, जहां प्रिया मेरा इंतजार कर रही होगी, गरम गरम खाना तैयार होगा। लेकिन तिवारी जी की एक आवाज ने सब पे पानी फेर दिया। तिवारी जी, हमारे पिज्जा पॉइंट के मालिक, ईंट जैसी नकली दीवार से टेक लगाए फोन पर लगे हुए थे। उनकी हल्की फुल्की हाँ हाँ जी जी और नोटपैड पर पेंसिल घिसने की आवाज के अलावा दुकान में बस एसी के पुराने वेंट की घुनघुन, कोने में रखे रेडियो से आ रही किशोर कुमार के गानों की हल्की सी खनखनाहट और बाहर हो रही तेज बारिश की बूंदों की शीशे पर टप टप की आवाज थी। मैं बेचैनी से अपने पैरों पर हिलता रहा। आखिरकार उन्होंने फोन रखा। वो कुछ कहते उससे पहले ही मैं भूल पड़ा। तिवारी जी, हद है ये तो। दुकान बंद हो चुकी है। सब कुछ साफ करके मशीनें तक बंद कर दी हैं मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ इशारा किया। रात के 10 बजने वाले हैं। ये सुनते ही तिवारी जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने भी अपनी मोटी उंगली घड़ी की तरफ की। बेटा अर्जुन, घड़ी ठीक से देखो। दुकान बंद होने में अभी पूरे 5 मिनट बाकी हैं और हमारा उसूल तो तुम्हें याद ही है ना। उन्होंने काउंटर के ऊपर लगे सबसे बड़े साइन की तरफ इशारा किया। आखिरी मिनट हो या आखिरी घंटा, ऑर्डर है तो पूरा होगा। मेरे बाबूजी ने 50 साल पहले जब ये दुकान खोली थी, तब से यही उसूल है और ये बदलने वाला नहीं। उनकी आवाज में एक रौब था। मैंने हारते हुए एक लंबी सांस ली। तिवारी जी, आप भी ना उसूलों को कुछ ज्यादा ही दिल से लगा लेते हो। उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी और नोटपैड उठाकर बोले, चलो चलो, कस्टमर ने 3 बड़े पनीर टिक्का पिज्जा ऑर्डर किए हैं और कहा है कि इतनी रात को डिलीवरी करने के लिए ड्राइवर को अच्छी टिप देंगे। अब उन्होंने मेरी तरफ एक चालाक मुस्कान से देखा। तो मैंने सोचा, हमारे अर्जुन को तो हमेशा एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत रहती है, तुम तो खुशी खुशी चले जाओगे। एक पल के लिए मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तिवारी जी जानते थे मेरी मजबूरी। 3 साल पहले जब माँ की तबीयत खराब हुई तो मैं और प्रिया अपने शहर वापस आ गए थे। यहाँ नौकरी ढूंढना ऐसे था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। पिछले कुछ सालों में ये शहर बिल्कुल मुरझा सा गया था। नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां खेती या दुकान संभालने के बजाय बड़े शहरों में निकल गए थे। प्रिया की वर्क फ्रॉम होम जॉब शुरू होने में टाइम था और हमारी बचत तेजी से खत्म हो रही थी। तभी मुझे इस पिज्जा पॉइंट में डिलीवरी और कैश काउंटर दोनों का काम मिला। पगार इतनी थी कि बस किराए के घर का गुजारा हो जाता था। एक एक रुपया हमारे लिए कीमती था और तिवारी जी इस बात का पूरा फायदा उठाते थे। मैंने एक ठंडी सांस भरी। उन्होंने मुझे फंसा लिया था। ठीक है, मैं बुझे मन से बोला। उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दी और नोटपैड मेरे हाथ में थमा दिया। बस ये ऑर्डर देकर सीधा घर चले जाना, पैसे सुबह दे देना, और हाँ, ये पिज्जा मैं खुद बनाऊंगा। बड़ी मेहरबानी, मैंने मन ही मन सोचा। मैंने ऑर्डर देखा और फिर एड्रेस पर मेरी नजर गई। पता देखते ही मैं चौंक गया। मैंने अपनी जिंदगी में इस जगह का नाम नहीं सुना था। इस छोटे से शहर में पैदा और पले बढ़े होने के नाते यह बड़ी अजीब बात थी। तिवारी जी, ये शीशम विहार कहाँ है? मैंने पूछा। मुझे क्या पता अर्जुन, उन्होंने पिज्जा का बेस तैयार करते हुए कहा। मैंने भी पहली बार ही नाम सुना है। भूल गए क्या, शहर के बाहर वाली जमीन जो बड़े बड़े बिल्डरों ने खरीदी थी, वहां अब तक नई नई फार्म हाउस कॉलोनियां बन रही हैं। हो सकता है कोई नया अमीर आदमी वहां रहने आ गया हो। फिर वो पलट कर चिल्लाए, वैसे उसने रास्ता समझा दिया है, नोटपैड के पीछे लिखा है। मैंने सोचा बात तो अजीब है, पर हो सकता है। आधे घंटे बाद मैं बारिश में भीगता हुआ अपनी पुरानी खटारा मारुति 800 की तरफ भागा। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते मेरी जैकेट पूरी भीग चुकी थी। पिज्जा को साइड सीट पर रखा, गाड़ी स्टार्ट की और हीटर फुल कर दिया। मैंने ग्लव बॉक्स से एक पुराना फटा सा मैप निकाला और उसे नोटपैड पर लिखे डायरेक्शंस से मिलाने लगा। डायरेक्शंस शहर से बाहर जाकर कुछ कच्ची सड़कों पर मुड़ने को कह रहे थे, लेकिन मेरा मैप इतना पुराना था कि जहां डायरेक्शंस में एक नया मोड़ बताया गया था, वहां मैप में सिर्फ एक बंद सड़क थी। वाह, क्या किस्मत है! मैं बड़बड़ाया। ना जीपीएस ना कुछ,
प्रिया सही कहती थी, फोन में गूगल मैप्स तो डाल लो। हीटर की गर्म हवा चेहरे पर आने लगी। मैंने देखा तिवारी जी अपनी दुकान लॉक करके अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। एक पल के लिए फिर से उन पर गुस्सा आया, पर मैंने दिमाग शांत किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में खामोशी तोड़ने के लिए मैंने रेडियो चालू किया। पुराने गाने बजने लगे। मैं डायरेक्शंस देखता और गाड़ी चलाता रहा। हर मोड़ के साथ अंधेरा और घना होता जा रहा था। आसपास सिर्फ खेत और जंगल थे। दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं ये कुछ शरारती लड़कों का प्रैंक तो नहीं? पिज्जा ऑर्डर करके सुनसान जगह बुला लिया हो। पहले भी ऐसा हो चुका था और इसकी सजा हमेशा तिवारी जी ने मेरी पगार काट कर दी थी। ये सोचते सोचते मैं गुस्से में एक्सेलरेटर पर पैर और दबा दिया। डायरेक्शंस के हिसाब से आखिरी मोड़ आगे ही था। मुझे लगा था कि सामने रास्ता बंद है का बोर्ड दिखेगा, लेकिन हैरानी की बात थी, सामने एक तिराहा था और उसके कोने पर एक नया चमकता हुआ बोर्ड लगा था, शीशम मार्ग। मैंने एक सुकून की सांस ली और गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ दी। मेरी उम्मीद बढ़ने लगी जब सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट दिखने लगी। थोड़ी देर में जब सड़क एक घाटी में उतरी तो मैंने उसे देखा। वाह, तिवारी जी सही कह रहे थे। आंखों के सामने घरों की लाइन लगी हुई थी। अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे ये शहर कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ बड़ी बिल्डिंग्स भी थीं जो दुकानें लग रही थीं। तभी इस जगह के बारे में नहीं सुना। ये तो पूरा एक अलग ही शहर बसा रखा है, मैंने धीरे से बोला। पर एक और बात दिमाग में आई। फोन करने वाले ने यहां तक का रास्ता तो बताया था, पर इस शहर में घर कैसे ढूंढना है ये नहीं बताया। अब इस भूल भुलैया में घर ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाएगी, मैं चिढ़कर बोला। तभी मेरी नजर सामने की पहली बिल्डिंग पर पड़ी। वो एक पेट्रोल पंप था जिसके साथ एक छोटा सा स्टोर जुड़ा हुआ था। मैंने राहत की सांस ली और गाड़ी वहां मोड़ दी। मैं गाड़ी से उतरा तो हवा में बारिश और पेट्रोल की मिलीजुली अजीब सी महक आ रही थी। मैं स्टोर के दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं अंदर घुसा, एक घंटी की टन टन की आवाज आई। बारिश की आवाज कम हो गई और अब बस ट्यूबलाइट्स की हल्की सी बज़ और रेफ्रिजरेटर के चलने की आवाज आ रही थी। काउंटर खाली था। सामने चिप्स के पैकेट और गाड़ियों के पुर्जे एक साथ डिस्प्ले में लगे थे। मैंने काउंटर पर रखी घंटी को हल्के से बजाया। उसकी आवाज खाली स्टोर में गूंज गई। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। मेरा सब्र जवाब दे रहा था। अरे भाई, है कोई? मैं हल्के से चिल्लाया। जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं वापस मुड़ने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उस आवाज से मैं डर के मारे उछल ही पड़ा। मैंने घूम कर देखा। काउंटर पर एक आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान अजीब तरह से चौड़ी थी। माफ करना, मैं बाथरूम में था, आप जानते ही हैं, नेचर्स कॉल। वो अपने ही जोक पर हंसा। तो क्या चाहिए आपको? एक पल के लिए मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। यह आदमी बाथरूम से कब बाहर निकला? ना मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई, ना ही उसके कदमों की। आखिरकार मैंने खुद को संभाला और बोला, भैया मैं पास के पिज्जा पॉइंट से आया हूं। यहां से एक ऑर्डर था। यहां तक का रास्ता तो मिल गया, पर आगे का नहीं पता। आदमी ने जोर से ठहाका लगाया। अच्छा, कोई बात नहीं। उसने मेरा नोटपैड ले लिया। हाँ, जानता हूं ये पता, शर्मा जी का घर है। अभी नए नए आए हैं यहाँ। उसने एक पेन निकाला और कागज पर रास्ता लिखने लगा। जल्दी जाइए, उनके बच्चे भूखे होंगे। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान बाहर के घरों की रोशनी पर था। अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आया। वैसे भैया, ये कॉलोनी कब बनी? हमारे शहर में तो किसी को खबर ही नहीं। आदमी ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। इसे बनाने वाले बिल्डरों ने देश के कई छोटे इलाकों में ऐसी जगह बनाई है और अब वो और जगह बना रहे हैं। हम जैसे लोग जो यहाँ रहने आए हैं, हमें ऐसी शान जगह पसंद है। खुली हवा, बच्चों के खेलने के लिए। और सच कहूँ तो यहाँ का जो लोकल खाना है ना, वो इतना लाजवाब है कि लोग खाकर मुर मिटे। मैंने बिना सोचे हाँ में हाँ से हिलाया। फिर एक सेकंड बाद उसके शब्द मेरे दिमाग में खटके। लोकल खाना? हमारे शहर में उस पिज्जा पॉइंट के अलावा एक ढाबा और एक बेकार सा रेस्टोरेंट था। 50-50 किलोमीटर तक कोई ढंग की जगह नहीं थी। शायद बस तारीफ कर रहा होगा, मैंने सोचा। ये लीजिए, उसने कागज मेरी तरफ बढ़ाया, आसानी से मिल जाएगा। मैंने राहत महसूस करते हुए कागज लिया और उसे शुक्रिया कहने के लिए मुंह खोला। तभी मैंने एक चीज नोटिस की जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आदमी अभी भी वैसे ही मुस्कुरा रहा था। हमारी पूरी बातचीत के दौरान 1 सेकंड के लिए भी उसकी मुस्कान कम नहीं हुई थी।
उसकी आंखें भी अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे उसे कोई ऐसा मजाक पता हो जो सिर्फ वही जानता है। एक अजीब सी ठंडक मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने जल्दी से कहा, शुक्रिया भाई साहब, और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे से उसकी खुशमिजाज आवाज आई, आपका दिन शुभ हो। मैं दौड़कर अपनी कार में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। कुछ पल मैं बस बैठा रहा, उस अजीब आदमी के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। जाते जाते मैंने स्टोर के शीशे की तरफ देखा। वो आदमी अब भी खिड़की से मुझे ही घूर रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी। पागल है क्या ये आदमी? मैं बड़बड़ाया, अगली बार यहां ऑर्डर आया तो मैं तो नहीं आऊंगा। खैर, उसने रास्ता बिल्कुल सही बताया था। 10 मिनट से भी कम टाइम में मैं शर्मा जी के घर के सामने था। बारिश रुक चुकी थी। गाड़ी से उतरते हुए गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में थी। मैं राहत महसूस कर रहा था। बस ये पिज्जा देना है और फिर घर। मैंने घर की तरफ जाते हुए आसपास नजर डाली और एक पल के लिए रुक गया। घर के ड्राइववे में एक ऐसी गाड़ी खड़ी थी जिसकी मैंने यहां उम्मीद नहीं की थी। एक पुरानी हरे रंग की एम्बेसडर, बिल्कुल नई कंडीशन में। मैंने बगल वाले घर में देखा, सोचा वहां कोई मर्सिडीज या BMW होगी, लेकिन वहां एक पुरानी फियाट पद्मिनी खड़ी थी, वो भी एकदम चमक रही थी। अजीब शौक है यहाँ के लोगों के, मैंने सोचा, और दरवाजे पर जाकर डोरबेल बजाई। अंदर से घंटी की आवाज आई। मैंने एक बार फिर बेल बजाई। इस बार अंदर से एक औरत की आवाज आई, 1 मिनट। मैं इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में दरवाजे के पीछे कुछ हरकत हुई और फिर से वही आवाज आई, कौन है? पिज्जा डिलीवरी मैम। ताला खुलने की आवाज आई और दरवाजा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी, उम्र में बस मुझसे कुछ साल ही बड़ी होगी। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। अरे अंदर आ जाओ, इतनी ठंड में क्यों खड़े हो? मैंने शुक्रिया कहा और अंदर चला गया। हॉल गर्म और कोजी था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अंदर से एक आदमी की आवाज आई, सुनीता, डिलीवरी बॉय है क्या? हाँ जी, औरत ने जवाब दिया। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, मेरे पति बस पैसे लेकर आते हैं, पिज्जा मुझे दे दो, बच्चे बहुत भूखे हैं। तिवारी जी का उसूल था कि बिना पैसे लिए पिज्जा नहीं देना, पर मैं घर के अंदर था तो मैंने पिज्जा उसे दे दिए। वो मुस्कुराकर हॉल के अंदर चली गई। अकेले खड़े खड़े मैंने दीवार पर लगी फोटोज देखना शुरू कर दिया। पहली फोटो में वो औरत अपने पति के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनके आगे 2 छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे। एक खुश परिवार की फोटो देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अगली फोटो में वो चारों किसी बीच पर खड़े थे। तीसरी फोटो में वो एक घर के सामने खड़े थे। मैं अभी फोटो ठीक से देख ही रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ खटका। मैंने वापस पहली फोटो देखी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। जो मैं देख रहा था वो दिमाग में आने में थोड़ा टाइम लगा और फिर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तीनों फोटोज में उन चारों की मुस्कान बिल्कुल एक जैसी थी। मतलब सिमिलर नहीं, बिल्कुल आइडेंटिकल। एक भी मसल इधर से उधर नहीं। ये नामुमकिन था। कोई भी इंसान एक ही एक्सप्रेशन को 3 अलग अलग बार परफेक्ट तरीके से कॉपी नहीं कर सकता। ये क्या है? मैं फुसफुसाया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। शांत हो जा अर्जुन, तू थक गया है इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि बगल के कमरे से एक आवाज आई। वो ड्राइंग रूम था। मैं अंदर आया था तो वहां देखा नहीं था, पर अब नई नजर वहां पड़ी। पूरा कमरा पुराने स्टाइल में सजा था। 80-90 के जमाने का फर्नीचर, फूल पत्ती वाले सोफे के कवर, दीवारों पर पुराने वॉलपेपर, और कमरे के दूसरे कोने में वही दोनों बच्चे जमीन पर बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे। वो मेरी तरफ पीठ करके बैठे थे। आजकल हर बच्चा वीडियो गेम खेलता है, इसमें कुछ अजीब नहीं था, पर 2 चीजें अजीब थीं। पहला, वो फ्लैट स्क्रीन टीवी के सामने नहीं बैठे थे। उनके सामने एक बड़ा सा डब्बा जैसा पुराना ओनिडा का टीवी था। दूसरा, वो प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स नहीं खेल रहे थे। वो पुराने कैसेट वाला वीडियो गेम खेल रहे थे जिसमें कॉन्ट्रा और मारियो आते थे। उस पेट्रोल पंप वाले आदमी की अजीब मुस्कान, फोटोज में एक सी मुस्कान, और अब ये 70-80 के ज़माने का नया नकोर घर, कुछ भी सही नहीं लग रहा था।
मेरे दिमाग की हर घंटी बज रही थी। तभी उन दोनों बच्चों ने घूमकर मेरी तरफ देखा। मैं अपनी चीख रोक नहीं पाया। दोनों बच्चे मेरी तरफ देखकर बिल्कुल वही मुस्कान दे रहे थे जो फोटोज में थी, एकदम आइडेंटिकल। मेरे दिमाग में झटका सा लगा। मुझे समझ आ गया कि पेट्रोल पंप वाला आदमी इतना अजीब क्यों लग रहा था। उसकी मुस्कान वो असली नहीं थी, वो एक मुखौटा था किसी को बहलाने फुसलाने के लिए। मैं हल्के से पीछे हटा। नहीं भाई, भाग यहाँ से, पैसे गए भाड़ में। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा, पर सामने दो और मुस्कुराते चेहरे देखकर जम सा गया। औरत और उसका पति वहां खड़े थे, बिना आहट किए। आदमी मुझसे आधा फुट लंबा था, जो मेरे लिए नई बात थी। आदमी बोला, माफ करना नौजवान, मैं फ्रीजर में कुछ सामान रख रहा था। उन दोनों की हंसी की आवाज इतनी नकली थी जितनी उनकी मुस्कान। मेरे दिमाग ने चीख कर कहा, नॉर्मल बिहेव कर। अगर उन्हें पता चल गया कि तुझे पता चल गया है तो तू यहां से नहीं जा पाएगा। मैं एक और कदम पीछे हटा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं सर। आदमी ने जेब से वॉलेट निकाला। तो कितने पैसे हुए? 275 सर। उसने पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए। ये लो, और ये तुम्हारी टिप। मुझे लगा कि मैं बस बचने ही वाला हूं। मैंने पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही मेरी नज़र उन दोनों के चेहरों पर पड़ी, मैं फ्रीज हो गया। सचमुच फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया हो। सब कुछ धुंधला हो गया। आवाज़ें ऐसे आ रही थीं जैसे मैं किसी सुरंग में हूं। मेरे हाथ नीचे गिर गए। धीरे से मुझे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी भूख लगी है, खाना खाने का टाइम हो गया क्या? फिर औरत की आवाज़ आई, उतनी ही दूर से आती हुई, हाँ बेटा, टाइम हो गया। न जाने क्यों इस एक लाइन ने मुझे होश में ला दिया। जैसे ही मेरी आंखें साफ हुईं, मैंने देखा कि वो चारों, माँ, बाप और दोनों बच्चे मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर अब भी वही मुस्कान थी, पर अब वो मुस्कान नकली नहीं लग रही थी। अब वो मुस्कान असली लग रही थी, एक भूखी, डरावनी मुस्कान। जैसे ही ये एहसास हुआ, मैं पलटा और फ्रंट डोर की तरफ भागा। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदा और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने बस 3 कदम ही लिए होंगे कि मैं फिर से जम गया। सड़क पर मैं अकेला नहीं था। हर घर से लोग बाहर निकल आए थे। आदमी, औरतें, बच्चे, सब अपने अपने दरवाज़ों पर खड़े थे और सबके चेहरों पर वही खौफनाक भूखी मुस्कान थी। मैं फिर से अपनी गाड़ी की तरफ भागा। पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरी हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़कर देखने की। मैं सीधा अपनी गाड़ी की तरफ देखता रहा। खुशकिस्मती से मैंने कार अनलॉक छोड़ दी थी। मैं ड्राइवर सीट पर कूदा और दरवाज़ा बंद किया। कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन दहाड़ा और मैंने गाड़ी पहले गियर में डाल दी। मैंने देखा कि सब लोग मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी के टायर चीख पड़े। अचानक गाड़ी के पीछे कुछ जोर से टकराया। गाड़ी फिसल गई, पर मैंने कंट्रोल कर लिया और गियर बदलकर स्पीड बढ़ा दी। मैं पीछे रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब मैंने एक मोड़ लिया, तब मेरी नज़र मिरर पर पड़ी और इस बार मैं सच में चीख पड़ा। पूरी कॉलोनी के लोग घरों से निकलकर मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। पर अजीब बात यह थी, वो मेरी गाड़ी की स्पीड से भाग रहे थे। मैंने स्पीडोमीटर देखा। मेरी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये नामुमकिन है, मैं चीखा। मैं आखिरी मोड़ पर पहुंचने ही वाला था जब मैंने देखा एक 8 साल की बच्ची 2 चोटियां बनाए वही डरावनी मुस्कान लिए अपने हाथों और पैरों पर एक जानवर की तरह मेरी गाड़ी के बराबर दौड़ रही थी। मैंने गाड़ी 100 की स्पीड पर भगा दी। आखिरकार लोग पीछे छूटने लगे। जैसे ही मैं उस कॉलोनी से बाहर निकला, सामने वही पेट्रोल पंप दिखा। वहां वही आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। वो बस मुझे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे प्लास्टिक का मुखौटा। तब मुझे आखिरी और सबसे डरावनी चीज याद आई। उनमें से किसी ने भी एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थीं। इस बात को 2 हफ्ते हो गए। उस रात मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया था।
मैं इतना डरा हुआ था कि उन्होंने पहले मेरी बात का विश्वास नहीं किया। पर जब मैंने उन्हें वो नोटपैड दिया जिस पर डायरेक्शंस लिखे थे, तो 2 पुलिस वाले जीप लेकर वहां गए। 1 घंटे बाद जब वो लौटे तो उनके चेहरे पर हैरानी थी। साहब, उनमें से एक बोला, वहां तो सिर्फ एक बंद सड़क है, आगे कुछ भी नहीं है। पर सबसे बुरा ये नहीं है कि कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा है। मैं जानता हूं उन्हें थोड़ा थोड़ा विश्वास है। इसके 2 सबूत हैं। पहला, वो पैसे जो उस आदमी ने मुझे दिए थे। वो सारे नोट एकदम नए थे, पर उन पर सबसे नया साल का प्रिंट 1984 था। दूसरा सबूत, मेरी मारुति 800 पे लगे निशान। पिछले हिस्से पर गहरे खरोच के निशान हैं, जो इंसानी हाथों से ज्यादा किसी जानवर के पंजों जैसे लगते हैं। पुलिस ने भी चुपचाप 1 हफ्ते बाद उस सड़क पर सीमेंट के बड़े बड़े बैरियर लगा दिए हैं ताकि कोई और वहां ना जा सके। लेकिन मैं जानता हूं वो अब भी वहीं है। एक दिन बैरियर लगने से पहले मैं फिर से उस सड़क पर गया था। मत पूछना क्यों, मैं बस देखना चाहता था कि मैं पागल तो नहीं हो गया था। पर सामने वही तिराहा था, वही चमकता हुआ बोर्ड, शीशम मार्ग। मैंने अगले ही दिन तिवारी जी के यहां नौकरी छोड़ दी। अब मैं ऑनलाइन कोई काम ढूंढ रहा हूं। प्रिया मेरी मदद कर रही है। अगर मां यहां नहीं होती तो मैं ये शहर कब का छोड़ चुका होता। ये सब मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये मेरे दिमाग से निकल जाए। मुझे हर रात वही सपने आते हैं, सपने कि अगर मैं उस ट्रांस से बाहर नहीं आता तो मेरा क्या होता। आप मेरी कहानी पर विश्वास करें या ना करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उस पेट्रोल पंप वाले आदमी की एक बात बार बार याद आती है। इसे बनाने वाले बिल्डरों ने देश के कई छोटे इलाकों में ऐसी जगह बनाई है और अब वो और जगह बना रहे हैं। तो प्लीज, अगर आप कभी किसी सुनसान सड़क पर ड्राइव कर रहे हो और आपको एक ऐसी नई नकोर कॉलोनी या टाउनशिप दिखे जिसका नाम आपने कभी ना सुना हो, एक ऐसी जगह जो आपको वक्त से परे लगे, तो वहां रुककर इन्वेस्टिगेशन मत करना। गाड़ी घुमाना और जितनी तेज हो सके वहां से दूर चले जाना और पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ चीजें वहां इंतजार कर रही हैं अपने नए शिकार का। और हो सकता है